पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बटलर अपना सच दूसरे गार्ड को बता देता है। उसके बाद बटलर उस गार्ड को भी मार देता है। उसके बाद बटलर सीधा मिस काया को मारने के लिए उसके कमरे में चले जाता है। अब आगे सीन शिफ्ट होता है। बटलर अपने हवेली में वापस आता है। हवेली में आते ही बटलर अपना राज दूसरे गार्ड को बता देता है और उसी के साथ बटलर उस गार्ड को भी मार देता है। अब बटलर से रुका नहीं जा रहा था। इस टाइम बटलर के अंदर का शैतान जाग चुका था, इसलिए बटलर अपना हथियार लेकर मिस काया के कमरे में चला जाता है। लेकिन लकीली इस टाइम बटलर कुछ नहीं करता, वो चुपचाप वापस चला जाता है। अगली तरफ यूसुफ ढलान में ऑयल फेंकने लगता है ताकि वो पायरेट्स फिसल कर गिर जाए। फाइनली सुबह हो जाती है और सारे पायरेट्स विलेज के आसपास आ जाते हैं। लेकिन यूसुफ के प्लान पे मूतते हुए वो पायरेट्स नॉर्थ की साइड से विलेज पर अटैक करने लगते हैं। लूफी बताता है कि उन्हें जल्दी जाकर विलेज पे अटैक करने से रोकना होगा। इन द सेम टाइम घबराते हुए नामी बताती है कि उनका खुद का शिप भी नॉर्थ की तरफ है और उसी शिप में वो खजाना भी है। ये बात सुनते ही लूफी भागकर विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्थ की साइड जाने लगता है। अगली तरफ जैसे ही वो पायरेट्स विलेज पे अटैक करने आगे बढ़ते हैं, तभी यूसुफ आगे आकर उन सब पायरेट्स को अपने गुलेल से मारने लगता है। यूसुफ बोलता है कि वो किसी को भी विलेज पर अटैक करने नहीं देगा, चाहे इसके दौरान उसकी जान क्यों ना चली जाए। अनलकीली उसी टाइम उन पायरेट्स को नामी का खजाना मिल जाता है, लेकिन यूसुफ उस खजाने को अपना बताने लगता है। जब वो पायरेट्स उस खजाने को लेने की बात करते तभी यूसुफ बोलता है, अगर तुम ये खजाना लेना चाहते हो तो ले जाओ, उसके बदले में तुम्हें वापस जाना होगा, तुम विलेज पर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन उन पायरेट्स का लीडर इस प्रपोजल को ठुकरा देता है। लकीली वहाँ पर नामी पहुँच जाती है और कहने लगती है, वो बोट और उस पे पड़ा खजाना मेरा है, अगर किसी ने उस पे हाथ लगाया तो उसे जान से जाना पड़ेगा। नामी और यूसुफ दोनों झगड़ने लगते हैं। एक बोलता है कि वो जाकर पायरेट के लीडर से लड़े और दूसरा बोलता है कि वो जाकर पायरेट से लड़े। उन दोनों से परेशान होके वो पायरेट्स हमला बोल देते हैं, लेकिन नामी और यूसुफ किलो कांटों से उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अनलकीली एक पायरेट आकर यूसुफ को मार गिराता है। जैसे ही वो पायरेट्स नामी पर अटैक करने ही वाला था, तभी यूसुफ उसके पैर को पकड़ के उसे रोक देता है। नामी और यूसुफ को छोड़कर वो सारे पायरेट्स विलेज की ओर जाने लगते हैं, लेकिन सही टाइम पर लूफी और जोरो आकर उन सारे पायरेट्स को मार गिराते हैं। लूफी गुस्से से बोलता है, अबे तू लीडर है क्या, थोड़ा पागल है क्या तूने अपने प्लान में तो ये बताया नहीं कि तू नॉर्थ के साइड से विलेज पर अटैक करने वाला है, क्या लीडर बनेगा रे तू। अगली तरफ वो गार्ड यानी कि बटलर उन पायरेट्स का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो मैजिशियन लीडर अपने पायरेट्स पर मैजिक करता है और उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। लेकिन उन पायरेट्स के अलावा वो मैजिक लूफी पर भी यूज हो जाता है। वो पायरेट्स मैजिक करने के बाद इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि एक ही पंच में बड़ा सा बड़ा पत्थर भी तोड़ देते हैं। जैसे ही वो पायरेट्स गुस्से के मारे अटैक करने आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लूफी भी अपना गम पावर का यूज करके सबको नॉकआउट कर देता है। लूफी उन पायरेट्स को कुत्ते की तरह मारकर भगा रहा था, लेकिन लूफी वही नहीं रुकता, वो सीधा जाकर शिप को तोड़ने लगता है। लेकिन एंड वक्त पर वो मैजिशियन लूफी को सुला देता है और लूफी वहीं के वहीं सो जाता है। उसी की दूसरी तरफ मिस काया को दिखाया जाता है, जिसे एक बुरा सपना आया होता है। मिस काया घबराते हुए हॉल पे चली जाती है। तभी मिस काया को अपना गार्ड जख्मी हालत पर मिलता है, जिसे बटलर ने मार दिया था। उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। जब मिस काया उसे पूछती है कि आखिर उसके साथ ये किसने किया, तब वो गार्ड बताता है कि उसका दूसरा गार्ड यानी कि बटलर एक पायरेट है। इस बात पर मिस काया को विश्वास नहीं होता कि जिस पर वो इतना विश्वास करती थी वही उसके जान के पीछे पड़ा है। वो घायल गार्ड ये भी बताता है कि बटलर मिस काया को मारकर उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ मैजिशियन लीडर अपने दो खास हथियारों को बुलाता है, जिनका नाम म्याऊ ब्रदर्स होता है। मैजिशियन लीडर म्याऊ ब्रदर्स को अटैक करने के लिए बोलता है। उसी के साथ म्याऊ ब्रदर्स जोरो पर अटैक कर देते हैं। अटैक करने के दौरान जोरो से उसका स्वॉर्ड छीन लिया जाता है। जोरो बिना स्वॉर्ड के म्याऊ ब्रदर्स को झेल नहीं पा रहा था। जोरो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जोरो को इस हालत पर देखकर नामी हिम्मत करके स्वॉर्ड लेने जाती है ताकि वो स्वॉर्ड उठाकर जोरो को दे सके। इससे पहले कि नामी स्वॉर्ड उठाती, वहाँ पर मैजिशियन लीडर आकर नामी को घायल कर देता है। इन द सेम टाइम वहाँ पर बटलर भी आ जाता है। बटलर को अपने सामने देख सारे पायरेट्स डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी बटलर कहता है, तुम लोगों की वजह से मेरा प्लान चौपट हो गया, का खामियाजा तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। बटलर की इस बात को सुनकर म्याऊ ब्रदर्स को गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्ट जाकर बटलर पर अटैक कर देते हैं। लेकिन बटलर भी कहाँ कम था। बटलर अपनी टेक्निक से म्याऊ ब्रदर्स को घेर लेता है। अगली तरफ नामी घायल होने के बावजूद भी हिम्मत करके जोरो को उसके स्वॉर्ड वापस कर देती है। फिर क्या, जोरो
जोरो अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाता है। जोरो को सोर्स मिलते ही म्याऊ ब्रदर्स फिर से जोरो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इस बार जोरो उन्हें एक ही झटके में मार गिराता है। इतना कुछ होने के बाद भी मैजिशियन लीडर म्याऊ ब्रदर्स को हिप्नोटाइज करके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बढ़ा देता है। नामी लूफी को जगाने के लिए जाने लगती है, लेकिन मैजिशियन लीडर नामी को रोकने के लिए उसके ऊपर जानलेवा हमला भी करता है। इन वक्त पर लूफी उठकर नामी को खींच लेता है और वो जानलेवा अटैक सीधा जाकर लूफी के दांतों में फंस जाता है। उसके बाद लूफी उस ब्लेड को अपनी दांतों की मदद से तोड़ देता है। जैसे ही सब के सब दोबारा फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, तभी वहाँ पर मिस काया आ जाती है। मिस काया को देखते ही बटलर मिस काया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूसुफ मिस काया को बचा लेता है। यूसुफ मिस काया को वहाँ से भागकर सेफ जगह जाने के लिए बोलती है, लेकिन मिस काया वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है। बटलर पूछता है कि आखिर मिस काया यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन मिस काया गुस्से से बटलर से ये सब करने से रोकने को बोलती है। मिस काया बटलर से बोलती है कि वो सब कुछ ले ले जो उसे चाहिए, बट वो विलेज को कुछ ना करे, लेकिन बटलर कहाँ मानने वाला था। उसके बाद मिस काया अपने पॉकेट से पिस्तौल निकालकर बटलर के ऊपर तान देती है। बटलर अपनी जान बचाने के लिए काया को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है। इसी दौरान बटलर मिस काया के हाथों से पिस्तौल छीन लेता है और उसी पिस्तौल से फायर करने वाला था, लेकिन लूफी अपने हाथों को लंबा करके बटलर को एक पंच पेल देता है। फिर क्या, बटलर वहीं पर बेहोश हो जाता है। बटलर के बेहोश होते ही यूसुफ के छोटे क्रू के मेंबर आकर बैक टू बैक बटलर को मारने लगते हैं, लेकिन फिर से बटलर जाग जाता है और उन तीनों को कुछ नहीं करता। वो डायरेक्ट जाकर यूसुफ को मारने लगता है। तभी बटलर लूफी से पूछता है क्या उसने कोई डेबल फ्रूट खाया था, जिस पर लूफी हाँ में जवाब देता है। इन्हीं बातों के बीच फिर से जोरो और माओ ब्रदर्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। उसी दौरान बटलर मैजिशियन लीडर को ऑर्डर देता है कि वो मिस काया और इन 3 छोटे बच्चों को मार डाले। बटलर का ऑर्डर मिलते ही मैजिशियन अपने स्पोन रोलर से अटैक करने ही वाला था कि यूसुफ उसे अपने गुलेल से मार गिराता है। यही मौका देख वो तीनों बच्चे मिस काया को लेकर जंगल में भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोरो ने फिर से माओ ब्रदर्स को हरा दिया होता है और मिस काया की मदद करने जोरो भी जंगल के अंदर चला जाता है। उसी की दूसरी तरफ लूफी और कैप्टन कुरो के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कैप्टन कुरो लूफी को डिफीट करने के लिए अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाता है। कैप्टन कुरो इतना फास्ट मूवमेंट से हमला कर रहा था कि लूफी तक उसे नहीं देख पा रहा था। दूसरी तरफ मिस काया को मारने के लिए मैजिशियन लीडर अब पूरे जंगल को तहस नहस करने लगता है। हम देखते हैं कि कैप्टन कुरो बैक टू बैक लूफी पर अटैक करने लगता है, लेकिन एंड वक्त पर लूफी उसे पकड़कर जमीन पे पटक देता है। अगेन से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो तीनों बच्चे मिस काया को बचाने के लिए उस मैजिशियन से लड़ने लगते हैं। उन तीनों बच्चों ने मैजिशियन की हालत एकदम बुरी कर दी थी, लेकिन जैसे न तैसे वो मैजिशियन उन तीनों बच्चों को पकड़ता है और उन्हें मारने लगता है। तभी मिस काया आ जाती है और कहती है कि वो इन तीनों बच्चों को छोड़ दे, वो प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करेगी और सारे प्रॉपर्टी कैप्टन कुरो के नाम पे कर देगी। उन तीनों बच्चों को बचाने के लिए मिस काया पेपर पर साइन कर देती है। जैसे ही वो मैजिशियन काया को मारने लगता है, तभी वहाँ पर जोरो और यूसुफ आ जाते हैं और यूसुफ अपने गुलेल से उस मैजिशियन को मार कर गिरा देता है। उसी की दूसरी तरफ लूफी भी फाइनल अटैक करके कैप्टन कुरो को तानाशाही कर देता है। गांव के लोग भी आज काफी बोर फील कर रहे थे, क्योंकि आज यूसुफ गांव में झूठ बोलने नहीं आया था। इससे हमें ये पता चलता है कि गांव के लोग यूसुफ से नफरत नहीं प्यार किया करते थे। एंड फाइनली इसी के साथ यूसुफ भी लूफी के क्रू को ज्वाइन कर लेता है और अब लूफी के टीम में टोटल 4 लोग हो चुके थे। यूसुफ बताता है कि अब उसे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, वो भी एडवेंचर का एक्सपीरियंस लेना चाहता है और अपने बाप की तरह एक बड़ा पायरेट बनना चाहता है। लूफी और सारे लोग मिलकर खाना खा रहे थे, तभी वहाँ पर मिस काया आ जाती है और बोलती है आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए शुक्रिया। इसके बदले में मैं आपको एक तोहफा देना चाहूंगी, और वो तोहफा और कुछ नहीं, एक हाई क्लासिक शिप होती है, जिसे देखकर लूफी तो अपने हाथों में फूल ही नहीं समा रहा था। एंड वहाँ पर लुढ़कते लुढ़कते यूसुफ भी आ जाता है। फाइनली लूफी की टीम एक और पड़ाव को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम मिस काया को देखते हैं। मिस काया बताती है कि अब वो अपने बचपन के सपने को पूरा करेगी, अब वो डॉक्टर बनेगी और उस जैसे डिप्रेशन पेशेंट की मदद करेगी। और हमें ये भी बताया जाता है कि गांव में प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने के कारण से ही यूसुफ की माँ की मौत भी हुई थी। उसी की दूसरी तरफ लूफी और उसकी टीम नए शिप में पार्टी कर रहे होते हैं। इन द सेम टाइम हमें जोरो का पास्ट दिखाया जाता है। जोरो बचपन से ही स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता था, इसलिए वो जी जान लगाकर ट्रेनिंग किया करता था। लेकिन जोरो हमेशा क्वीना नाम की लड़की से हार जाता था। एक बार क्वीना और जोरो के बीच में कंपटीशन हो जाता है, जिसमें लूफी कई शॉट पकड़कर क्वीना से फाइट करने लगता है, लेकिन क्वीना लूफी को आराम से हरा देती है। जोरो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो एक लड़की से हार गया, बट क्वीना एक बार नहीं बार बार जोरो को हरा देती है। लड़की से बार बार हारने के बाद जोरो और ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन जोरो फिर से क्वीना से हार जाता है। जोरो गुस्से के मारे वहाँ से चला जाता है। जोरो अकेले में अपने आप को कोसने लगता है कि वो इतना ट्रेनिंग करने के बाद भी क्वीना को नहीं हरा पाया। दूसरी तरफ दो टीचर बात कर रहे होते हैं कि जोरो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, फिर भी वो क्वीना को नहीं हरा पाता। तभी क्वीना के पिता बताते हैं कि क्वीना एक लड़की है, इसलिए वो उसे विरासत में डोजो नहीं दे सकते। लेकिन अनलकीली ये बात क्वीना सुन लेती है। क्वीना कहती है कि वो एक दिन वर्ल्ड की स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन बन के दिखाएगी। यह कहकर वहाँ से क्वीना चली जाती है और एक जगह उदास बैठी होती है। तभी जोरो ट्रेनिंग करता हुआ उसी जगह आ जाता है। जोरो आखिरी बार क्वीना को फाइट करने को बोलता है। इस बार जोरो क्वीना को अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन अगेन से जोरो हार जाता है। बार बार हारने के कारण जोरो रोने लगता है। तभी क्वीना बताती है जितना जितना लड़की का एज बढ़ते ही जाता है, उतना ही लड़की लड़कों से कमजोर होती जाती है। क्वीना ये भी बताती है कि लड़की कभी भी स्ट्रॉन्ग सोर्स वुमेन नहीं बन सकती। क्वीना का भी सपना यही है कि वो वर्ल्ड की एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बने। जोरो क्वीना को मोटिवेट करता है और उसे प्रॉमिस करता है कि उन दोनों में से कोई एक वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन जरूर बनेगा। फिर क्या दोनों और ज्यादा ट्रेनिंग करने लगते हैं। लेकिन एक दिन ट्रेनिंग के दौरान जोरो के सामने दो बच्चे आते हैं और बताते हैं कि क्वीना की मौत हो चुकी है। जोरो ये न्यूज सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड हमें पता चलता है कि क्वीना सीढ़ियों से फिसलने के कारण मरी थी। उसके बाद क्वीना का सपना पूरा करने के लिए जोरो जी जान से मेहनत करने लगता है। सीन प्रेजेंट पे आ जाता है और लूफी तोप से निशाना लगाने की कोशिश करता है, बट लूफी थोड़ा निशाने में कच्चा था, बट यूसुफ एकदम ठीक निशाना लगा देता है। तब से ही यूसुफ लूफी के क्रू का एक साफ शूटर भी बन जाता है। तभी एक आदमी लूफी के शिप में घुसकर तोड़फोड़ करने लगता है, लेकिन लूफी उसे पकड़कर जमीन पे पटक देता है। लकीली वो आदमी जोरो का भाई निकल जाता है और इसका नाम जॉनी होता है। दूसरी तरफ हम एक मरीन शिप को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की ड्रिंक्स पीकर मजे कर रहे थे एंड अगेन से सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि जॉनी का पार्टनर बहुत ही जख्मी हालत पर है। दरअसल जब लूफी और यूसुफ तोप से निशाना लगा रहे थे, तब जॉनी और जॉनी का पार्टनर उसी बड़े पत्थर के नीचे थे और वही बड़ा पत्थर डिस्ट्रॉय होने के कारण जॉनी का पार्टनर भी जख्मी हुआ था। लेकिन नामी कुछ फ्रूट का रस पिलाकर उसे एकदम ठीक कर देती है। अब लूफी की टीम को एक कुक की तलाश थी जो उन्हें एक अच्छा खाना प्रोवाइड करवा सके, इसीलिए वो कुक की तलाश में एक सी रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं। लेकिन एन वक्त पर वहाँ पर मरीन शिप आ जाता है, जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। मरीन के लोग लूफी की टीम को पायरेट समझ के उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, बट लूफी जैसे न तैसे अपने आप को लंबा करके उस अटैक को रोक देता है। अनलकीली लूफी का हाथ फिसल जाता है और वो तोप का गोला डायरेक्ट रेस्टोरेंट में जाके फट जाता है। उसी ब्लास्ट के कारण रेस्टोरेंट का कुक थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। अपने कुक को जख्मी देखकर हेल्पर्स लूफी को उसी जगह लेके आते हैं। लूफी कुक से माफी मांगने लगता है। जब लूफी देखता है कि कुक का तो एक पैर ही नहीं है, तब लूफी डर के मारे रोने लगता है। अब लूफी ने रेस्टोरेंट का तोड़फोड़ किया है तो उसका कीमत उसे चुकाना ही पड़ेगा। कुक लूफी को 1 साल तक काम करने को बोलता है, बट लूफी कभी 2 वीक तो कभी 3 वीक बोलने लगता है। फिर क्या कुक लूफी को मारने लगता है। अगली तरफ उसी शिप में एक सांजी नाम का शेफ होता है जो कि मरीन के लीडर का मजाक उड़ा देता है। सांजी से अपने मजाक का बदला लेने के लिए मरीन का लीडर एक कॉकरोच को मारकर सूप पे डाल देता है और सांजी को सबके सामने डांटने लगता है, लेकिन फिर से सांजी उसी का मजाक उड़ा देता है। सबके सामने बार बार मजाक उड़ने के बाद मरीन का लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टेबल को तोड़कर खाने को वेस्ट करने लगता है। खाना वेस्ट करता देख सांजी को गुस्सा आ जाता है, इसलिए सांजी मरीन के लीडर को मारने लगता है। मार खाने के बाद मरीन का लीडर बोलता है कि वो गवर्नमेंट को कांटेक्ट करके इस रेस्टोरेंट को खत्म कर देगा, लेकिन इस बात को सुनकर सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सांजी फिर से उस मरीन के लीडर को मारने जाता है, बट कुछ लोग सांजी को रोक लेते हैं। इन द सेम टाइम वहाँ पर एक मरीन का आदमी आता है और अपने लीडर को बताता है कि जिस पायरेट को उन्होंने कुछ दिन पहले पकड़ा था वो उनके गिरफ्त से भाग चुका है। अनलकीली वो भागा हुआ पायरेट्स वहीं पर आता है और अपने पिस्तौल
पिस्तल से मरीन के आदमी को मार देता है। वो पायरेट्स बड़े एटीट्यूड से रेस्टोरेंट के अंदर आता है और खाना ऑर्डर करने लगता है। जब रेस्टोरेंट का बॉस उस पायरेट्स को पूछता है कि क्या उसके पास खाने के लिए पैसे हैं, तभी वो पायरेट्स उसको गन दिखाकर डराने लगता है। बट रेस्टोरेंट का बॉस उसे एक पंच मारकर गिरा देता है और बाहर फेंक देता है। वो पायरेट्स इतना भूखा था कि वो भूख के मारे तड़पने लगता है, लेकिन इन वक्त पर सांजी उस पायरेट को खाना दे देता है। लूफी ऊपर से सब कुछ देख रहा था। तभी लूफी सांजी से पूछता है कि क्या वो उसके क्रू को ज्वाइन करेगा, लेकिन सांजी साफ साफ इनकार कर देता है। उसके बाद दोनों में बहस होने लगती है। एक बोलता है मेरे क्रू को ज्वाइन कर ले, तो दूसरा बोलता है मैं क्रू को ज्वाइन नहीं करूंगा। तभी वही पायरेट्स पूछता है कि आखिर लूफी पायरेट क्यों बना और उसका क्या गोल है। तभी लूफी बताता है कि वो वन पीस को कलेक्ट करके पायरेट्स का किंग बनना चाहता है। लेकिन लूफी को रिप्लाई देते हुए वो पायरेट्स बोलता है, सुनो बच्चे, तुम मुझे एक अच्छा आदमी लगे इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ। मेरी बात मानो तो तुम ग्रैंड लाइन जाने की बात भूल जाओ। ग्रैंड लाइन इस पूरे ओशन का एक छोटा सा पोर्शन है और वो जगह किसी भोकाल से कम नहीं है। लेकिन हमारा लूफी उस बात को फुल इग्नोर कर देता है। इन द सेम टाइम हमें पायरेट डॉन क्रिक के बारे में बताया जाता है। डॉन क्रिक टोटल 50 पायरेट शिप्स को कंट्रोल करता है और वो किसी राक्षस से कम नहीं है। अब लूफी रेस्टोरेंट में काम करने लगता है, लेकिन वहाँ भी लूफी काम बिगाड़ देता है। वो बार बार प्लेट्स को तोड़ते ही जाता है। प्लेट्स को टूटता देख रेस्टोरेंट का बॉस लूफी पर गुस्सा होता है और उसे साफ सफाई का काम दे देता है। पर भाई वो लूफी है, वो काम भी वो अच्छे से नहीं कर पाता। उसी की दूसरी तरफ सांजी नामी को प्रपोज करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक आइलैंड को देखते हैं। ये आइलैंड किसी और का नहीं, पायरेट डॉन क्रिक का होता है। कुछ देर बाद पायरेट डॉन क्रिक अपने बड़े से शिप में उस रेस्टोरेंट के सामने आ जाता है। डॉन क्रिक का शिप देख के सब डर के मारे कांपने लगते हैं। लेकिन पायरेट डॉन क्रिक रेस्टोरेंट में आता है। बड़े पोलाइट हिसाब से वो खाना मांगने लगता है। क्रिक बोलता है, मुझे खाना दे दो, मुझे ये याद भी नहीं है कि मैंने आखिरी बार कब खाना खाया था, प्लीज मुझे खाना दे दो। डॉन क्रिक इतना कमजोर हो चुका था कि वो जमीन पर गिर जाता है। डॉन क्रिक का आदमी उस रेस्टोरेंट के बॉस से खाना मांगने लगता है, बट रेस्टोरेंट का बॉस खाना देने के बदले नेवी को बुलाने की बात करने लगता है। डॉन क्रिक प्रॉमिस करता है कि वो खाना खाने के बाद चुपचाप वहाँ से चला जाएगा, वो कोई भी लफड़ा नहीं करेगा। इन द सेम टाइम सांजी डॉन क्रिक के लिए खाना लेकर आता है। डॉन क्रिक कई दिन से भूखा था तो वो खाना खाने लगता है। बट खाना खाने के बाद डॉन क्रिक सांजी को ही मारने लगता है। ये सब करता देख डॉन क्रिक का आदमी ये सब करने से डॉन क्रिक को रोकने लगता है, लेकिन डॉन क्रिक अपने ही आदमी को मारने लगता है। डॉन क्रिक बोलता है, मेरे शिप में 100 से ज्यादा पायरेट्स भूख के मारे तड़प रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उनके लिए खाना बनाओ, वरना क्या होगा तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन वहाँ के सारे कुक खाना बनाने से मना कर देते हैं, लेकिन सांजी फिर से खाना बनाने जाने लगता है। बट सारे कुक मिलकर सांजी को रोक देते हैं। इन द सेम टाइम रेस्टोरेंट का बॉस एक बड़ा सा गन निकालता है और डॉन क्रिक के ऊपर फायर कर देता है। बट उस फायर से डॉन क्रिक का कुछ नहीं बिगड़ता, वो सही सलामत खड़ा था। उल्टा ही डॉन क्रिक उन लोगों पर फायर कर देता है और अपने आप को किंग ऑफ पायरेट्स बोलने लगता है। बट लूफी आगे आकर बताता है कि वो बनेगा किंग ऑफ पायरेट्स। लूफी की इस बात को सुनकर डॉन क्रिक गुस्सा हो जाता है और लूफी की तरफ गन तान देता है। लेकिन डॉन क्रिक उस टाइम क्या सोचता है पता नहीं, वो अपने पायरेट्स के लिए खाना लेकर जाता है। दूसरी तरफ डॉन क्रिक के आदमी कुत्ते की तरह खाना खा रहे थे। अगेन से डॉन क्रिक अपने आदमियों के साथ रेस्टोरेंट पे अटैक कर देता है। लेकिन इन वक्त पर वहाँ पर एक आदमी आता है और डॉन क्रिक के शिप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी हम शिप में एक आदमी को देखते हैं जिसे देखकर जोरो भी कांप रहा था। तभी हमें बताया जाता है कि इस आदमी का नाम ड्रैकुल मिहॉक होता है और इसे हॉकाई भी कहा करते हैं। हॉकाई वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन है जिसके सामने कोई भी आज तक नहीं टिक पाया है। अब जोरो को भी वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन बनना था तो जोरो सीधा जाकर हॉकाई को फाइट का चेतावनी देने लगता है। जोरो अपने तीनों स्वॉर्ड से अटैक करता है, बट हॉकाई अपने एक छोटे तलवार से ही जोरो के अटैक को रोक देता है। हॉकाई इतना पावरफुल था कि जोरो मूव भी नहीं कर पा रहा था। जोरो अगेन से अटैक पे अटैक करने लगता है, बट वो कामयाब नहीं हो पाता। जोरो अपने आप को हिम्मत देता है और दोबारा खड़ा हो जाता है और जैसे ही अटैक करता है तभी हॉकाई जोरो के अंदर छोटा
छोटा तलवार घुसा देता है। इतना जख्मी होने के बावजूद भी जोरो दोबारा फाइट के लिए रेडी हो जाता है। दोनों लास्ट अटैक करते हैं जिसमें हॉकाई जोरो के सारे शॉट्स को एक ही बार में तोड़ देता है। इसलिए जोरो हॉकाई के सामने हार मान लेता है और हॉकाई जोरो के ऊपर एक स्लैश भी मार देता है। जोरो की इस हालत को देख लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथों को लंबा करके डायरेक्ट हॉकाई के पास चला जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, लूफी की हरकतें तो वही है ना। तभी हॉकाई बताता है कि उसने जोरो को सिर्फ जख्मी किया है, ना कि जान से मारा है। हॉकाई लूफी से पूछता है कि आखिर उसका गोल क्या है, जिस पर लूफी बताता है कि उसे किंग ऑफ पायरेट्स बनना है। तभी हॉकाई बोलता है, सुनो बच्चे, जितना तुम्हें आसान लग रहा है किंग ऑफ पायरेट्स बनना, उतना आसान नहीं है। किंग ऑफ पायरेट्स बनने के लिए तुम्हें मेरे जैसे या मेरे से पावरफुल लोगों को हराना होगा। तब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम किंग ऑफ पायरेट्स बन सकते हो। लेकिन लूफी का आपको पता ही, वो उस बात को इग्नोर करके उसे ही उल्टा चिढ़ाने लगता है। जैसे ही हॉकाई वहाँ से जाने लगता है तभी पायरेट डॉन किर्क उसे रोककर फाइट की चेतावनी दे देता है। डॉन किर्क हॉकाई के ऊपर अपने पिस्तल से अटैक कर देता है, लेकिन अचानक हॉकाई वहाँ से गायब हो जाता है। अगेन से वो पायरेट्स रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी लूफी कुक के पास जाकर बोलता है, अरे सिप भाई, अगर मैं अकेले ही इन सबको हरा दूंगा क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे? अरे बोलो बोलो, क्या तुम्हें शर्त मंजूर है? एंड कुक भी लूफी की इस शर्त को मान लेता है। तभी हमें बताया जाता है कि आखिर क्यों डॉन किर्क इस रेस्टोरेंट को लेना चाहता है। डॉन किर्क बताता है कि वो इस रेस्टोरेंट शिप में ग्रैंड लाइन तक जाएगा और अपने दुश्मनों को धोखा देकर सरप्राइज अटैक करेगा। डॉन किर्क का मेन गोल पता चलने के बाद पायरेट्स और रेस्टोरेंट के बीच फाइट हो जाता है। रेस्टोरेंट के शेफ और कुक सारे मिलकर पायरेट्स को मार रहे थे। तभी डॉन किर्क अपने सबसे अच्छे आदमी को फाइट के लिए भेजता है। वो आदमी इतना बड़ा था कि सारे मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रहे थे। एंड उसी टाइम सांजी भी फाइट को ज्वाइन कर लेता है, यानी कि अब सांजी और पॉल के बीच फाइट शुरू हो जाता है। हाँ, इस बड़े से आदमी का नाम पॉल ही है। उसी की दूसरी तरफ डॉन किर्क चुपके से लूफी पर अटैक कर देता है और लूफी सीधा जाकर पॉल से टकरा जाता है। लूफी के टकराने के कारण पॉल के नाक से खून आने लगता है। अपना खून देखकर पॉल आग बबूला हो जाता है और पूरे शिप में आग लगा देता है। इन द सेम टाइम सांजी पॉल के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। सांजी एक लात मारकर पॉल को दूर फेंक देता है, लेकिन दूसरी बार पॉल सांजी को अटैक करके काफी जख्मी कर देता है। सांजी जैसे न तैसे खड़ा हो जाता है। जैसे ही सांजी फाइट के लिए दोबारा खड़ा होता है, पॉल दोबारा से सांजी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इन वक्त पर वो पायरेट आकर पॉल के बॉडी सूट को तोड़ देता है। सांजी ने उसे खाना देकर उसकी जान बचाई थी, तो इसी कारण से वो भी सांजी की जान बचा लेता है। भाई ये फाइट देखकर मैं तक बोर हो चुका हूँ यार, इसलिए अब मैं इस फाइट को थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा। सो फाइनली अब जाकर लूफी और डॉन किर्क के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर डॉन किर्क बैक टू बैक लूफी के ऊपर बंदूक और बम से अटैक करने लगता है। अनलकीली वो अटैक्स लूफी पर हिट भी होते हैं, लेकिन लूफी बिना रुके डॉन किर्क को एक पंच मार देता है। और ये क्या, लूफी के एक ही पंच से डॉन किर्क ढेर हो जाता है। एंड फाइनली इसी के साथ ये बैटल भी खत्म हो जाता है। जान छूटी। एंड एक और बात, अब लूफी के क्रू में सांजी भी ऐड हो चुका है और लूफी की टीम एक और पड़ाव को पूरा करने चली जाती है। एंड इसी के साथ ये पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है। पार्ट 3 के लिए अभी स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड सपोर्ट अच्छा दिखा रहे हो, ऐसे ही दिखाते रहो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी करते रहो। थैंक यू, बाय।